हेलो एवरीवन। तो पिछले कुछ लेक्चर से हम लोग नोडल एनालिसिस की बात कर रहे थे और हमने थ्योरी भी देखा, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करे और अब कॉन्फिडेंस आने लगा होगा। कॉलेज में जब होते हैं ना तो मेश हमारा सबसे प्रिय होता है, बट हम नोडल से थोड़ा भागते हैं। इस वजह से पहला जो एडवांस सॉल्विंग टेक्निक मैंने कराया, नोडल एनालिसिस कराया और उसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा और नोडल के प्रति थोड़ी नजदीकियां बढ़ी होगी। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 99% केसेस में नोडल से ही सॉल्व करना है। हाँ, अगर कोई सेमेस्टर एग्जाम है आपको जहां पर बोला है कि नहीं आपको मेश लगाना है या फिर ये पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व करना है, तो आपको उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। कोई कन्वेंशनल एग्जाम हुआ तो वहां पर उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। बट ऑब्जेक्टिव एग्जाम जितना भी होता है वहां पर आप कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा मेश लगाने नोडल लगाने का। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम लोग मेश और लूप एनालिसिस की। इसके पहले मैंने जहां जहां पे मेश और लूप साथ में बोला है, बट मैं अब आपको एक चीज बताऊंगा कि एक छोटा सा डिफरेंस होता है मेश और लूप के बीच में, वो भी अभी यहां पे बताऊंगा आपको। और आपको मेश और लूप पढ़ाऊंगा जरूर, बट आपको सिर्फ 1% केस में ही ये लगाना है जहां पे इसकी सच में रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज इससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है। कहां कहां पे करना है प्रॉब्लम सॉल्व? जहां पर आपको कन्वेंशनल पेपर कॉलेज में या फिर कोई कन्वेंशनल पेपर होगा उसमें आप जहां पर अगर लिखा रहे कि मेश से ही सॉल्व करना है तो ही करेंगे। अदरवाइज हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, चाहे आपके यूनिवर्सिटी में कुछ ऑब्जेक्टिव आते हो, चाहे गेट एग्जामिनेशन में या अदर देन एग्जामिनेशन में, नोडल से ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम यहां पर पहले तो करते हैं बात कि दोनों में डिफरेंस क्या है। थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल बताता हूं। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक नेटवर्क बनाते थे हम लोग, है ना, कोई सा भी एक नेटवर्क बनाते थे। यहाँ पर वोल्टेज V1, ठीक है, और ये मैं थोड़ी देर के लिए R1, R2 और इसको बोल देता हूं मैं R3 और ये वोल्टेज V2, ठीक है, R3। ये एक तरह का नेटवर्क है। अब मैं आपको अगर पूछूं कि बताइए लूप क्या क्या, कितने लूप होंगे इसमें, लूप बताओ, सारे पॉसिबल लूप्स बताओ, तो अब आप क्या बोलेंगे? सर एक तो ये लूप रहा नंबर 1, एक लूप ये रहा नंबर 2। डायरेक्शन आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, नंबर 2 अभी बताता हूं, डायरेक्शन का भी मतलब बताता हूं, ठीक है, नंबर 2। और सर एक लूप ये रहा नंबर 3, ये भी आपका लूप है। अब मैं आपको बताता हूं, ये 3 आपको नजर आ रहे हैं लूप या मेश, अभी तक जो हम लोग लूप और मेश को एक ही बोलते थे, बट अब यहां से आपको बताता हूं इस एग्जांपल से, आपको जो सर्किट में सबसे स्मॉलेस्ट लूप दिखे, सर्किट के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट लूप दिखे, उसको आप मेश बोल सकते हो, है ना। मेरी भी जबान फिसल रही है लूप और मेश में, है ना। तो आपको क्या करना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट लूप है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेश बोलते हैं। इतनी बात तय है। तो इसका मतलब है सबसे स्मॉलेस्ट, देखिए 1 and 2 ये सबसे स्मॉलेस्ट है। सबसे स्मॉलेस्ट बोलने का मतलब है कि उसके अंदर और कोई फर्दर लूप नहीं बन सकता। तो अब इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? इन दोनों को हम लोग मेश या फिर लूप दोनों बोल सकते हैं। बट क्या थर्ड नंबर वाला जो दिख रहा है आपको, ये क्या स्मॉलेस्ट है? नहीं, इसके अंदर तो और 2 लूप है। तो इसका मतलब है कि जो थर्ड नंबर वाला है, थर्ड नंबर, उसको हम लोग मेश नहीं बोल सकते, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? लूप। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मेश लूप हो सकता है, बट लूप मेश हो ये जरूरी नहीं है। कहीं पर होगा, कहीं पर नहीं होगा। ठीक है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है कि मेश इज अ लूप बट इट डज नॉट कंटेन एनी अनदर लूप इनसाइड इट। मेश इज अ लूप, है ना। देखिए मेश क्या है? एक लूप ही है, जैसे 1 है, फर्स्ट नंबर का है, इसके इनसाइड में कोई और लूप एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो हम इन शॉर्ट में क्या बोलता हूं, जो स्मॉलेस्ट लूप है, जो भी स्मॉलेस्ट लूप है सर्किट के अंदर, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मेश भी कहलाते हैं। और जो स्मॉलेस्ट नहीं है, जो लार्जर है, जिसके अंदर इनसाइड एक आध लूप और बन सकता है, उसको हम लोग सिर्फ लूप बोलेंगे, मेश नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया आपको लूप और मेश की कहानी? इस वजह से जब ये एनालिसिस करते हैं ना हम लोग, तो इसमें जब भी कोई गिवन सर्किट गिवन होता है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं? सारे के सारे इंडिपेंडेंट लूप लेते हैं, जितने भी पॉसिबल लूप हो सकते हैं वो लेते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट लूप लेते हैं। इस वजह से इसको लूप एनालिसिस ज्यादा नहीं बोल के मेश एनालिसिस वर्ड से ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि हम लोग सर्किट के अंदर चाहते हैं कि जो भी स्मॉलेस्ट लूप हो सारे आइडेंटिफाई हो, और उन्हीं को लेके हमें क्या करना होता है? केवीएल एक्सप्रेशन लिखना होता है। अभी प्रोसीजर वगैरह सब बताऊंगा आपको,
बट ये बात क्लियर है, इस वजह से पॉपुलरली हम लोग इसको लूप एनालिसिस नहीं बोल के मेश एनालिसिस बोलते हैं, क्योंकि सर्किट सॉल्व करते टाइम सपोज करिए इसको ही सॉल्व करना होता, हमें इसी सर्किट को सॉल्व करना पड़ता, तो ये थर्ड लूप की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, डायरेक्ट 1 और 2, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेश। तो दोनों इंडिपेंडेंट लूप लेते वही मेश कहलाते, और उन्हीं दो से हमारी सॉल्व हो जाता, थर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं मेश एनालिसिस। समझ में आया? तो यहां पर मैंने कुछ डेफिनेशंस लिख दी है। मेश इज अ लूप बट इट डज नॉट कंटेन एनी अनदर लूप इनसाइड इट। थोड़ा सा भारी भरकम वर्ड रहे तो वाइवा में बोलने में आसानी होती है। देखिए कई बार क्या होता है ना, वाइवा में ये चीज मैंने बहुत ऑब्जर्व करी है कि कई बार हमें चीजें आती है, क्वेश्चन पूछा है सामने वाला, हमें आती भी है, बट हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो अब ये कहां से सीखे सर, एक्सप्रेस कैसे करें? तो यही जो छोटी छोटी चीजें जो हम समझते हैं ना, ये जो छोटी छोटी चीजें हम समझते हैं, इनको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिखना चालू करें, ताकि जब इंटरव्यू में हम बैठे तो हम ऐसा नहीं हो कि हाँ अंदर तो पता है कि सब कुछ आता है बट बोलते ही नहीं आ रहा है, एक्सप्रेस करते ही नहीं आ रहा है, तो फिर दिक्कत है। क्योंकि एक्सप्रेशन जरूरी है ना, एक्सप्रेशन जरूरी है, तो क्योंकि उसी का नंबर है। इंटरव्यू डेस्क पे आपको ये थोड़ी पूछा है कि आपको आता है नहीं आता, वो आपके अंदर झांक तो नहीं सकता, आप जितना एक्सप्रेस करेंगे तभी पता चलेगा। तो एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, और वो रातों रात चमत्कार नहीं होता। इसके लिए धीरे धीरे जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसको एक्सप्रेस करते आना चाहिए आपको, ठीक है। तो कुछ नोटेशन वाले होने चाहिए, स्टैंडर्ड नोटेशन, क्योंकि अच्छे लेवल के इंटरव्यू में जाएंगे तो हम थोड़ी से अपने रीजनल लैंग्वेज या देसी भाषा में थोड़ी समझा सकते हैं, गुजराती मराठी में कि ये दो लूप ले लो, ये ले लो, वो ले लो, अपने हिसाब से। यहाँ तो कुछ भी बातें कर सकता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, बट इंटरव्यू में जाने के लिए थोड़ी सी स्टैंडर्ड चाहिए आपको। जो भी आप एक्सप्रेस करें थोड़ा सा आपको उसमें विनम्रता का तड़का लगाना है, और थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हमको जाना पड़ेगा। इस वजह से मैं साथ साथ समझाने के साथ साथ कुछ नोट्स लिखवा देता हूं, ये पॉइंट्स बहुत काम के हैं आपके लिए, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन केवीएल एंड ओम्स लॉ। जैसे हमारा नोडल क्या था, वो केसीएल और ओम्स लॉ पे बेस्ड था। ये क्या है आपका, केवीएल और ओम्स लॉ पे बेस्ड है। वहां पे केसीएल इक्वेशन लिखते थे, यहाँ केवीएल लिखेंगे। इट इज ओनली अप्लीकेबल टू प्लेनर नेटवर्क। प्लेनर नॉन प्लेनर नेटवर्क के बारे में नोडल एनालिसिस में बता चुका हूं, और नोडल क्या था, प्लेनर नॉन प्लेनर दोनों पे अप्लीकेबल था। बट ये क्या है आपका, ये जो आपका कौन, मेश, ये इट इज ओनली अप्लीकेबल टू प्लेनर नेटवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई सारे जो नॉन गेट अदर देन गेट एग्जामिनेशन जो एसएससी जेईई या छोटे लेवल के एग्जाम्स होते हैं, वहां पर कई बार पूछा जाता है इट इज बेस्ड ऑन केवीएल ओम्स लॉ, ये भी पूछा जाता है। सारे के सारे क्वेश्चंस के फॉर्म ये सब क्वेश्चन का उतार ले लेते हैं अदर देन गेट एग्जामिनेशन में, ठीक है। और सेमेस्टर में जो एमसीक्यू वगैरह होते हैं ना, वहां पर भी ये छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये सारी एक ईच एंड एवरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब चलते हैं प्रोसीजर पे। प्रोसीजर कैसे, जैसे हम लोगों ने प्रोसीजर देखा था नोडल एनालिसिस का, है ना, वहां देखा था ना हम लोग, आइडेंटिफाई द नोड्स, एक रेफरेंस नोड, एक नॉन रेफरेंस नोड, और फिर आगे की कहानी चली थी। सिमिलरली यहां पर आपको क्या करना है, पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ मेशेस इन द गिवन सर्किट। जो भी गिवन नेटवर्क होगा उसमें आपको मेश आइडेंटिफाई करना है। क्या, नॉट लूप, मेशेस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गिव करंट डायरेक्शन इन द मेश आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हमने यहाँ पे करंट डायरेक्शन दी ना, अभी ये देखो इस एग्जांपल में करंट डायरेक्शन दी मैंने, तो यहां पर आपकी जो मर्जी हो वो करंट डायरेक्शन आप दे सकते हो, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, कोई भी करंट डायरेक्शन दे सकते हो। अब आप बोलोगे सर अगर मैंने एक क्वेश्चन में क्लॉकवाइज दिया दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज दिया तो क्या डिफरेंट आएगा आंसर? नहीं आएगा डिफरेंस आंसर। सपोज करो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने ये, यहां पर मैं आता हूं, आपने ये I1 करंट होता थोड़ी देर के लिए, ये जो मेश 1 है इसका जो करंट है I1 है। अब ये I1 करंट अगर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन कंसीडर करी थी वो सही थी, और अगर I1 निगेटिव आएगा इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन एज्यूम करी थी उसके उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। इतना सही अंतर है। प्लस आया तो आपकी जीत है, जो आपने माना था वो सही है, जो डायरेक्शन आपने कंसिडर किया था चाहे वो क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज, अगर आंसर हमारा पॉजिटिव है उस पर्टिकुलर करंट का तो वो लूप का डायरेक्शन या मेश का डायरेक्शन सही है। निगेटिव आया तो आपने जो कंसिडर किया उसका उल्टा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। चलिए बस इतना सही अंतर है, आगे चलते हैं। सेकंड प्रोसीजर हो गया। थर्ड, राइट केवीएल इक्वेशन इन ईच मेश। आपको केवीएल इक्वेशंस लिखनी है। फोर्थ नंबर है सॉल्व द इक्वेशन टू गेट अ मेश और लूप करंट। जो भी लूप और मेश के जो करंट है आप इक्वेशन को सॉल्व करें, इक्वेशन बना ली, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, करंट की वैल्यू आ जाएगी। 2 लूप होंगे तो 2 करंट होंगे, 3 होंगे तो 3, 4 होंगे तो 4,
समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने एक चीज बताई थी नोडल एनालिसिस में कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी होती थी वहां पे, n-1 है ना, n-1 होता था नंबर ऑफ इक्वेशन। यहां पर अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ इक्वेशंस तो वो कितनी होगी, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप या इक्वेशन कहें तो वो कितना होगा, b-n+1। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप इक्वेशन मतलब जो मेश है ना, मेश, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप इक्वेशन इन अ लूप और मेश एनालिसिस इज इक्वल टू L इक्वल टू b-n+1। b क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस, n क्या है, नंबर ऑफ नोड, और यहाँ पे अच्छा L क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप, है ना, L तो पता ही था आपको। ये तीन चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। ये फॉर्मूला, अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, सर ये नंबर ऑफ ब्रांचेस कैसे पता लगाएंगे? कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ थ्योरी में ये फॉर्मूला अगेन पिक्चर में आएगा और वहां पर L इक्वल टू b-n+1 ये वाले फॉर्मूले में जो नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होता है ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, नोड और ब्रांचेस में क्या अंतर है वो सब चीजें मैं ग्राफ थ्योरी में बहुत डिटेल में बताऊंगा। बाकी कॉमन सेंस बेसिस पे आप जानते हैं कि ब्रांच और नोड का मतलब क्या है, दो नोड के बीच में हम ये बोल सकते हैं ये एक तरह का क्या है, ब्रांच है। ठीक है, ये ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, एक ब्रांच दो ब्रांच है ना, ये सब ब्रांचेस है। चलिए बाकी डिटेल वर्जन में हम लोग ग्राफ थ्योरी में फॉर्मूला देखते हैं, बट ये फॉर्मूले पे बेस्ड गेट में भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, है ना, एक एक नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिसेंटली 2016 या 17 में एक क्वेश्चन आया हुआ है इलेक्ट्रिकल में, और सेमेस्टर में भी ये फॉर्मूला काफी जगह पे लगता है, तो दोनों जगह पे आपको हेल्प होगी। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका एक नोट पॉइंट जो हम लोगों ने, लूप इक्वेशन कितनी है, b-n+1, और वहां नोडल एनालिसिस में नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी आ रही थी, n-1। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे हम लोगों ने नोडल एनालिसिस में 3 केसेस लिए थे ना, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, सिमिलरली यहां पर भी मेश एनालिसिस में भी मैं 3 केसेस लूंगा और तीनों केसेस से आपको पूरा डिटेल वर्जन समझाऊंगा मेश एनालिसिस का। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं केसेस। तो चलिए एक एक करके सारे केसेस देखते हैं। सारे क्या, 3 ही केस है। तो केस नंबर फर्स्ट की बारी है, केस नंबर पहला। ठीक है, इस तरह का एक नेटवर्क गिवन है आपको, और जो प्रोसीजर मैंने आपको सिखाया मेश एनालिसिस में वो अप्लाई करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन चाहे तो आप नोडल एनालिसिस से भी कर सकते हैं, बट अभी मैं मेश सिखा रहा हूं, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, मेश से सॉल्व करूंगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको एक प्रोसेस बता रहा हूं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आपको नंबर ऑफ मेशेस। तो मेश करना है आइडेंटिफाई, तो एक तो आपको ये नजर आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तीसरा ये आ रहा है। ठीक है, आप अपने हिसाब से चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, ये हम लोगों ने I1 करंट एज्यूम कर लिया इस तरीके से। सपोज करो इसमें मैंने यहाँ पर I2 करंट एज्यूम कर लिया। ये एक काम करो, उल्टा दे देते हैं ताकि और भी आसानी से आप, या एक काम करते हैं ऐसे ही कर देते हैं। ये हो गया आपका I2 करंट, और यहाँ पर ये हो गया आपका I3 करंट। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, और आप चाहें तो इसको ऐसा नहीं लेके ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। I3 ऐसा ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसा आपको लेना है। आप सोचोगे सर इसको मुझे ऐसा नहीं लेना है, इसको और उल्टा लेना, और उल्टा ले सकते हो, जैसा चाहे आप ऐसा ले सकते हो। मैं सिंपली आपको ये अभी हमने जो लिया था उसका उल्टा ले लेते हैं, ताकि और भी डिफिकल्ट रहे तो आपको आसानी रहेगी, ताकि मेरे अपोजिट, जितना अपोजिट करंट लूंगा ताकि आपको सारे टफ से टफ चीजें समझ में आ जाए। चलो अब स्टार्ट करें। आइडेंटिफाई कर ली। आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन भी बना दी, चाहे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो मर्जी आए वो आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, केवीएल इक्वेशन लिखना है। देखो ये हम लोगों ने प्रोसीजर लिखा था ना, प्रोसीजर में हम लोगों ने गिव करंट डायरेक्शन दे दी हमने, राइट केवीएल इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इस मेश में, हर एक मेश में क्या करना है, केवीएल एक्सप्रेशन लिखना है। तो अब सबसे पहले हम लोग करते हैं बात केवीएल एक्सप्रेशन किसमें, है ना, किसमें, मेश एनालिसिस एट 1, फर्स्ट नंबर, है ना, मेश वन में लिख रहे हैं। तो मेश 1 में हम क्या लिख रहे हैं, केवीएल लिख रहे हैं। केवीएल लिखने के लिए हमें सारे कंपोनेंट, बैटरी का तो वोल्टेज पोलरिटी रहता है, बाकी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितने भी बीच में रेजिस्टेंसेस आएंगे उनके अक्रॉस वोल्टेज की पोलरिटी और वोल्टेज की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस सपोज करो पहले मेश में बढ़ते हैं आगे, तो 7, ये चलो इसका तो पोलरिटी है, उसके बाद इसका पोलरिटी क्या होगा।
अब इस वाले 1 ओम रेजिस्टेंस में अगर एक ही करंट होता थोड़ी देर के लिए, I2 करंट नहीं होता, सिंपली I1 होता, तो हम क्या मान लेते, प्लस और, चलो 2 मिनट में कलर चेंज कर देता हूं ताकि आसानी रहे, प्लस और माइनस इस तरीके से कंसिडर कर सकते थे हम लोग। बट यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, मतलब एक 1 ओम रेजिस्टेंस में इधर से आपका करंट अपवर्ड जो डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो करंट है वो आपका I1 है, और नीचे से आपका क्या आ रहा है, ऊपर से I1 नीचे से I2 करंट। दो करंट आ रहे हैं, बट क्या किसी कंपोनेंट में दो करंट ट्रेवल करते हैं क्या? नहीं करते हैं। इन दोनों करंट का जो नेट समेशन होगा, है ना, अगर एक ही डायरेक्शन में होगा तो सम होगा, दोनों डायरेक्शन में होगा तो माइनस होगा, और वो जो नेट करंट है वो फ्लो करता है एक्चुअल में। तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आप कंफ्यूज हो गए कि सर अब ऊपर से भी करंट आ रहा है, नीचे से भी करंट आ रहा है, और आपने बताया था कि एक रजिस्टर में करंट हमेशा पॉजिटिव से एंटर करता है। वोल्टेज पोलरिटी कैसे आती है? किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पोलरिटी कौन डिसाइड करता है? उसके अंदर का करंट जहां से एंटर करेगा वो पॉजिटिव से एंटर करेगा, नेगेटिव से लीव करेगा, ये आपने सिखाया था। बट यहां पे आपने कंफ्यूज कर दिया कि यहां तो दो करंट है, इधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, माने किसकी, प्लस माइनस किसको फॉलो करे। तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। जिसका भी मेश एनालिसिस लिख रहे हो, जिस भी लूप का, वो क्या है, वो करंट सुप्रीम है, वो करंट क्या है, बॉस है, वो बड़ा है। जैसे हमने नोडल में देखा था ना, जिस नोड पे बैठ गए थे वो क्या था, बॉस था, सुप्रीम था, उसी से आउटगोइंग हो रहा है, वही हायर पोटेंशियल। सिमिलरली यहां पर जिस भी लूप का या जिस भी मेश का आप लिख रहे हैं वो सुप्रीम है, तो इसकी वजह से प्लस माइनस की पोलरिटी किसके हिसाब से चलेगी, उसी के हिसाब से चलेगी। तो चलो मैं कलर के हिसाब से ध्यान रखता हूं थोड़ी देर के लिए। मैं आपको यहां पर ब्लू कलर से चलता हूं, तो मैंने ब्लू कलर सुप्रीम, प्लस माइनस, है ना, और यहां पर भी प्लस माइनस। पोलरिटी किसके हिसाब से चलेगी, पोलरिटी इस लूप के हिसाब से चलेगी, इसकी मनमानी चलेगी। चलो आगे लिखते हैं, अभी लिखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा आपको, है ना। ब्लू कलर है तो ब्लू कलर से ही लिखेंगे। यहां से मैं बाद वाला साइन लेता हूं केवीएल लिखने में, 7 प्लस का 7, आगे गए माइनस साइन किसका, ये तो अभी हमारा केवीएल का माइनस। और हमने देखा कि यहां पर ऊपर से करंट आ रहा है नीचे से, तो हम ये लिख सकते हैं कि I1 माइनस I2, अपोजिट डायरेक्शन में तो I1 माइनस I2। उसके बाद फिर गए आगे बढ़े तो क्या आया, -6 आया। उसके बाद फिर से ये करंट आया। अब इस करंट में देखो, करंट I1 ऐसे ट्रेवल कर रहा है, और I3 ये घूम के ऐसे जाएगा, है ना, ये I3 घूम के कुछ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस, ये माइनस तो हमारा केवीएल का, और ब्रैकेट बनाया, बॉस कौन है, I1 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में है तो I3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी आपको। मैं थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूं और इस साइड में लेके आ जाता हूं। ठीक है, मजा आया। जिस भी मेश का लिख रहे हो वो करंट हमारा सुप्रीम है, वोल्टेज पोलरिटी भी उसी के हिसाब से फॉलो होगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बन जाएगी, है ना, और इस इक्वेशन का नाम हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, है ना। ढंग से ब्रैकेट ओपन करना, है ना, नहीं तो प्लस माइनस की मिस्टेक बहुत होती है। चलिए, इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब चलते हैं इक्वेशन मेश नंबर 2 के एनालिसिस पे। ठीक है, मेश 2 का एनालिसिस करते हैं। कोई डिफरेंट कलर ले लेते ताकि बॉस वगैरह बोलने में हमें आसानी रहे, है ना। चलो इसका देखेंगे। इस वाले लूप में पोलरिटी किसके हिसाब से डिसाइड होगी, जिसका लिख रहे हैं, जिस मेश 2 का लिख रहे हैं, तो मेश 2 I2 करंट क्या है, बॉस है। तो अब क्या करेंगे, यहां से एंट्री ली, प्लस माइनस, तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही करंट ट्रेवल कर रहा है I2 करंट, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अब देखो 3 ओम रजिस्टर में अगेन दो करंट I2 और I3, ये दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, बट चलेगी किसकी, I2 की। क्यों, क्योंकि मेश इसका लिख रहे हैं हम लोग, प्लस माइनस, क्योंकि ये एंटर हो रहा है, I2 जहां से एंटर हो रहा है प्लस से एंटर होगा, माइनस से लीव करेगा। फिर यहां पे अब आप बोलोगे सर पिछली पोलरिटी को ही लेना है क्या, नहीं। अब ये पिछले वाली जो पोलरिटी थी वो मेश 1 के रिस्पेक्ट में थी। अब हमें इसका जब लिख रहे हैं तो इसकी पोलरिटी इसके हिसाब से, इस बार बॉस ये है ना, इस बार बॉस ये है, तो इसका मतलब प्लस और माइनस इसके हिसाब से चलेगा। बस पोलरिटी डिसाइड हो गई, केवीएल लिख देते। वोल्टेज आपका कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली आप हम लोग कहां से, -2 × I2,
यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, बाद वाला साइन लेता हूं, है ना। बहुत सारे लोग केवीएल में पहला वाला साइन भी लेते हैं, जिससे जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति, आंसर सही आएगा, कैलकुलेशन एरर नहीं करोगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं। केवीएल का अगेन माइनस माइनस, बट इस बार 3 इंटू, अच्छा हमसे इसमें गलती हो गई एक, कहां पे, यहां पर I1 माइनस I2, क्योंकि 1 ओम ही था, यहां पर 2 लिखना है, यहां पे हमें 2 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वोल्टेज कब बनेगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस था, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमसे मिस्टेक हो गई थी, तो आप लिख लीजिएगा, है ना, छूट गया था, क्योंकि ये मुझे लगा 1 ही होगा, तो मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तो 1 का मल्टीप्लाई मतलब 1 लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही बात है, बट यहाँ पे 2 लिखना हमारा जरूरी है, क्योंकि लिख क्या रहे, केवीएल मतलब वोल्टेज, वोल्टेज मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर वापस देखते हैं, -2I2 माइनस 3 इंटू, माइनस ये वाला साइन लिया हम लोगों ने, -3 इंटू करंट सुप्रीम कौन सा, I2, और I3 अपोजिट है, I2 और I3 अपोजिट है, तो I2 माइनस I3। ठीक है, अगेन -1 लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन लिया देखो इसके हिसाब से, और सुप्रीम क्या है, I2 अपोजिट है, तो I2 माइनस I1। ठीक है, इसको मैं यहां से उठा के थोड़ा सा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मजा आया। तो आपको करना कुछ नहीं, केवीएल लिखना है, जहां पर एक रजिस्टर में एक ही करंट है तो उस करंट को पॉजिटिव से एंटर करेगा, नेगेटिव से लीव करेगा। केवीएल लिखते टाइम पे बाद वाला साइन लिख रहे हैं। जिस भी रेजिस्टेंस में 2 करंट है, इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है, तो जिसका भी नोड लिख रहे हो या मेश लिख रहे हो वो बॉस है, और उसी के हिसाब से वोल्टेज पोलैरिटी डिसाइड होगी, और वही बॉस है, तो उस बॉस मतलब I2 माइनस I1 जो भी रहे, I2 I3 जो भी रहे। ठीक है, समझ गए होंगे बाकी चीजें। तो मेश नंबर 3, मेश नंबर 3, चलो कोई डिफरेंट कलर ले लेते हैं, और भी ऑरेंज कलर ले लेते हैं। चलो मेश 3 का लिखेंगे, तो यहां से प्लस से एंटर हो रहा है, माइनस से लीव कर रहा है। अब यहां पर भी प्लस से एंटर, माइनस से लीव, क्योंकि इस मेश का लिख रहे थे, इसके हिसाब से पोलैरिटी चलेगी। उसके बाद प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे ध्यान से, यहां पे हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, वोल्टेज से स्टार्ट करते हैं। तो 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट, देन माइनस केवीएल का -3 इंटू करंट I3, कौन सा करंट, I3 और I2 हो रहा है, दोनों अपोजिट में, तो I3 माइनस I2, माइनस फिर चले 1 इंटू I3 करंट, मतलब मैं डायरेक्टली इसको ब्रैकेट नहीं लगा के I3 लिख देता हूं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। फिर गए, देन माइनस केवीएल का साइन, देन 2 इंटू क्या हो जाएगा, अपोजिट है, अगेन इस वाले 2 ओम में I1 इधर से आ रहा है, I3 इधर से, तो हम ये बोलेंगे I3 माइनस I1 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर लेना है आपको। और मैंने बता रखा है कि 3 इक्वेशन को अगर हमने कन्वेंशनली सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेमर्स रूल लगाना पड़ेगा। क्रेमर्स रूल कैसे लगाते हैं ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं आपको नोडल में। ठीक है, और यहां से आपको करंट की वैल्यू मिलेगी I1, I2 और I3। अगर ये करंट की वैल्यू जो है ये अगर आपकी पॉजिटिव आती है, इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन एज्यूम किया वो एक्चुअल में वही डायरेक्शन होगा सर्किट में, और अगर उसका नेगेटिव आया इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा। आपको डायरेक्शन बदलने की जरूरत नहीं है, जो आंसर आया उसके हिसाब से लिख दीजिएगा। अगर हाँ क्वेश्चन में पहले से डायरेक्शन मेंशन है तो आपको अपनी मर्जी से डायरेक्शन नहीं बदलना है। ठीक है, धीरे धीरे जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बचे हुए 2 केसेस है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज इस लेक्चर को बहुत ध्यान से रिवाइज करिए, पूरी थ्योरी केस नंबर 1। अब मैं केस नंबर 2 और 3 जो रहेंगे वो अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।